आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लेक्चर नंबर 5 है। 5 ही है ना, 6 थोड़ी है। हाँ बच्चों, 50 है। ठीक है, हम लोग कर रहे थे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें कि हम लोगों ने स्ट्रक्चरल वाला पार्ट स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहली करी थी आयनाइजेशन और दूसरा हमने करा था सॉल्वेट या हाइड्रेट। इजी था बिल्कुल ये वाला पार्ट। सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर में नंबर डिफरेंट होगा और आयनाइजेशन में जब कोऑर्डिनेशन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होंगे, लेकिन अगर दोनों को आप ब्रेक करोगे, दोनों आइसोमर्स को, तो डिफरेंट डिफरेंट आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमर। थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड लिंकेज। लिंकेज आइसोमेरिज्म या लिंकेज आइसोमर। और इसके बाद लास्ट हम करेंगे कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म से अपना लेक्चर। जैसा कि आपको वर्ड से पता लग रहा है, लिंकेज का मतलब है कि बॉन्डिंग का कुछ रिलेशन है। लिंकेज का मतलब होता है बॉन्ड, तो बॉन्डिंग का रिलेशन है इसमें। और क्या चीज है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होगा सेम। ऐसे आइसोमर्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम, बट लिगेंड की जो बॉन्डिंग होगी, लिंकेज होगा, वो डिफरेंट होगा। बॉन्डिंग जो होगा वो डिफरेंट होगा। और इस तरीके का जो आइसोमेरिज्म होता है लिंकेज वाला, इसमें एक स्पेशलिटी ये होती है कि ये इसमें जो लिगेंड होगा वो एम्बिडेंटेट होगा। लिगेंड मस्ट बी एम्बिडेंटेट। एम्बिडेंटेट लिगेंड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एम्बिडेंटेट का क्या मतलब था बादल? एम्बिडेंटेट लिगेंड का क्या मतलब था तौशित? सौम्या शर्मा कौन है अपनी क्लास में? हर्ष सौम्या कौन है अपनी क्लास में? सौम्य बेटा, आपका क्लास नहीं है, ये केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, क्लास 12। तो एम्बिडेंटेट का मीनिंग तौशित ने क्या बताया? जैसे हमने बताया था एम्बिडेंटेट के एग्जांपल में NO2 ग्रुप ले लीजिए और इसको ONO ग्रुप। NO2 को बोलते हैं नाइट्राइट, और ONO जो होगा, ONO इज नाइट्राइट एंड NO2 इज नाइट्रो। NO2 को बोलते हैं नाइट्रो। तो अगर बॉन्डिंग की बात करें तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में सेंट्रल मेटल के साथ NO2 अगर जुड़ा हुआ है तो नाइट्रो बोलते हैं, और सेंट्रल मेटल के साथ अगर ONO जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ लिंकेज है, तो नाइट्राइट बोलते हैं। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं, लिंकेज का मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी सेम एंड लिंकेज विल बी डिफरेंट। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स CONH3 होल 5 ONO, CONH3 होल 5 ONO, और इसके साथ ब्रैकेट ने बाहर ले लिया Cl2।
इसका अगर आइसोमर बनाना चाहते हैं तो वो हो जाएगा CONH3 होल 5 NO2 और बाहर आ गया Cl2। इसका मतलब यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसके अंदर एम्बिडेंटेट लिगेंड यूज होगा। एम्बिडेंटेट लिगेंड जब यूज होगा तो एक बार आप देख रहे हैं यहाँ पे सेंट्रल मेटल जो कोबाल्ट है ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और एक बार आप देखेंगे सेंट्रल मेटल कोबाल्ट नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ होगा। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आएगा लेकिन जो बॉन्डिंग आएगी वो डिफरेंट हो जाएगी, इसलिए ऐसे आइसोमर को हम बोलेंगे लिंकेज आइसोमर। क्लियर है बात? लिंकेज आइसोमर जैसे ये हम लोग देख सकते हैं, कहीं पे ग्रुप हो CNO और कहीं पे हो NCO, CNO माइनस ग्रुप हो या NCO माइनस ग्रुप हो। CNO में सेंट्रल मेटल जो होगी वो कार्बन से जुड़ी हुई होगी और NCO में सेंट्रल मेटल जो होगी वो नाइट्रोजन से जुड़ी हुई होगी। तो अगर आपका एम्बिडेंटेट लिगेंड प्रेजेंट है तो किस तरीके की क्या आइसोमेरिज्म की पॉसिबिलिटी है? दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। बॉन्डिंग का डिफरेंस आएगा। एग्जांपल्स दे करके। हाँ जी बोलिए। हम्म हम्म क्या क्या है और क्या है, क्या है एक बार फिर से रिपीट करिए। हाँ और उसमें जैसे मेन चेन अलग कर दिया तो मतलब बॉन्डिंग का थोड़ा नहीं, अब डिपेंड करता है ना आप कौन सा लिगेंड है, एम्बिडेंटेट है क्या। अगर नहीं हो एम्बिडेंटेट लेकिन उसमें मतलब बॉन्डिंग अलग अलग हो रही है, बॉन्डिंग अगर अलग अलग हो रही है तो काइंड ऑफ एम्बिडेंटेट बोल सकते हैं फिर उसको, है ना। फॉर्मूला सेम होना चाहिए, उस लिगेंड का फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे NO2 है, ONO है, तो दोनों मिला के NO2 ही हुआ ना। ठीक है, तो कर सकते हैं। हाँ विहान बोलिए बच्चे। मैम एक सेकंड स्लाइड बैक कर दूं। ठीक है मैम। तो इसमें एग्जाम्पल्स आते हैं और कई बार आपको पहचानने के लिए दे दिया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। जैसे कि लिंकेज आइसोमेरिज्म की बेसिक कंडीशन हमने बताई थी कि इसमें आपका होना चाहिए एम्बिडेंटेट लिगेंड। वैसे ही कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की बेसिक कंडीशन है कि जो आपका वो होना चाहिए कॉम्प्लेक्स कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स आपका मतलब आप समझते हैं एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे नेगेटिव चार्ज, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है, इसमें आपका ये प्रेजेंट होगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और किस तरीके से होगा देखिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रल मेटल है और यहाँ पे कोई लिगेंड L1 है, यहाँ पे सेंट्रल मेटल CM1 है, यहाँ पे मान लीजिए सेंट्रल मेटल 2 है और यहाँ पे लिगेंड है L2 और ये 6 है। अब क्या होगा, आप यहाँ पे लिगेंड का एक्सचेंज कर दीजिए, लिगेंड का यहाँ पे एक्सचेंज कर दीजिए, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पे सेंट्रल मेटल का एक्सचेंज कर दीजिए। आप लिगेंड का अगर एक्सचेंज ना भी करिए तो आप सेंट्रल मेटल का एक्सचेंज कर दीजिए। तो अगर आप सेंट्रल मेटल का एक्सचेंज करते हो तो अब नया कॉम्प्लेक्स
CM का अगर एक्सचेंज करोगे तो नया जो इसका आइसोमर बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा CM2, यहाँ पे लिगेंड L1 ही रहेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और इधर आ जाएगा CM1 सेंट्रल मेटल 1, L2 यहाँ पे रहेगा और 6, और यहाँ पे माइनस चार्ज। इसका मतलब जो दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर हैं उनके अंदर सेंट्रल मेटल का एक्सचेंज करना होगा। पहली कंडीशन थी कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन है कि आपको सेंट्रल मेटल का एक्सचेंज करना होगा दोनों स्फीयर्स में। तो आपके बनेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स। एग्जांपल्स देखते हैं इसके। पहली ये दो कंडीशन नोट कर लीजिए फटाफट। जैसे मान लो एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम लोग, कोबाल्ट के साथ ले लिया हमने NH3 होल 6 और दूसरे ब्रैकेट में क्रोमियम के साथ CN होल 6। एक लिया हमने कोबाल्ट के साथ अमोनिया होल 6 ले लिया और दूसरे में ले लिया हमने क्रोमियम के साथ CN होल 6। अब इसका आइसोमर बनाना है, और कौन सा आइसोमर बनाना है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर बनाना है। तो हमने क्या करना है, सीधे सीधे सेंट्रल मेटल का एक्सचेंज कर दीजिए। पहले वाले में क्रोमियम ले आइए अमोनिया के साथ, और दूसरे वाले में कोबाल्ट ले जाइए CN के साथ। तो ये बन जाएंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर। क्लियर है पॉइंट? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे एक एग्जांपल और कर सकते हम लोग, कॉपर के साथ NH3 होल 4 और दूसरे ब्रैकेट में Pt के साथ Cl4। अब यहाँ पे एक्सचेंज कर देते हैं हम लोग सेंट्रल मेटल का। तो यहाँ पे Pt के साथ NH3 होल 4 आ जाए और यहाँ पे कॉपर के साथ Cl4, ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स। और ये कॉम्प्लेक्स एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। पॉइंट क्लियर है क्या? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। एक और थोड़ा सा अलग तरीके का एग्जांपल लेते हैं इसमें, कोऑर्डिनेशन में। देखते ध्यान से एक और एग्जांपल। क्रोमियम के साथ है NH3 होल 6 और दूसरे ब्रैकेट में भी क्रोमियम है, उसके साथ SCN है और SCN का भी होल 6। अब इसका आइसोमर बना रहे हैं हम लोग। क्रोमियम के साथ यहाँ पे अमोनिया के कर दिए हमने 4 और SCN के 2 यहाँ पे आ गए, मतलब टोटल 6 लिगेंड लेने हैं मोनोडेंटेट। अमोनिया के हो गए 4 और SCN के हो गए 6, और दूसरे वाले में क्रोमियम के साथ अमोनिया के 2 आ गए लिगेंड और SCN के आ गए 4। इस तरीके से पहले 6 का था, मतलब 6 अमोनिया थे एक क्रोमियम के साथ और 6 SCN ग्रुप थे एक के साथ। अभी क्या हुआ कि अमोनिया जो 6 थे वो 4 कर दिए गए एक कॉम्प्लेक्स में,
इसमें 4 कर दिए गए और 2 इधर आ गए, और यहाँ पे SCN 2 की एंट्री हो गई, ये 4 है, SCN 2 होगा, और यहाँ पे SCN 4 बच गए और अमोनिया 2 इंट्रोड्यूस हो गए इस ब्रैकेट में। इसको भी ज्यादातर अपने को एग्जाम्पल ये वाला देखने को मिलेगा, लेकिन इसको भी हम लोग कोऑर्डिनेशन ही कहते हैं। ये थोड़ा अलग सा एग्जाम्पल है। नो वो ले सकते हैं, लेकिन वैसे केस में क्या होता है फिर कि चार्ज बैलेंस नहीं हो पाता है, क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर हमें चाहिए वो नहीं बन पाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा। अब जैसे ये वाला जो होता है ना, हाँ, ये जो आइसोमर है, ये वाला जो आइसोमर है, इसमें अगर हम बोले तो इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं +3+3 आइसोमर। +3+3 का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज +3 है, और यहाँ पे भी स्फीयर के ऊपर -3 है, +3 +3 -3, इस तरीके से चार्ज है यहाँ पे। ठीक है, पर ये वाला जो नीचे वाला बना है, ये जो आइसोमर बना है, इसको बोलते हैं +1 +1 का मतलब समझ रहे हैं क्या होगा? देखिए, जैसे +1 अगर चार्ज है, हमने बोला ये आइसोमर है क्रोमियम के साथ, NH3 लिए हमने 4, और हमने लिया SCN2, और इसके ऊपर हम बोल रहे हैं +1 चार्ज है, और इधर क्रोमियम के साथ हमने NH3 लिए 2 और SCN लिए हमने 4, ये बात करी ना, और इसको हमने बोला +1, इसको बोला +1 आइसो, ऐसे नाम दिया हमने। इसका मतलब ये है कि ऊपर जो चार्ज है वो +1 का है। अब यहाँ पे अगर हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना चाहे तो देखिए क्या आएगा, अगर X मान लो, 4 अमोनिया का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। SCN का होता है -1, +1 अगर करोगे तो X की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे +3 आ जाएगी पहले वाले से। क्या कहते हो बच्चों? विजिबिलिटी है, प्रॉपर बोर्ड दिख रहा है? सेकंड वाले से अगर निकालना चाहो X मान के, तो देखो यहाँ पे क्या आने वाला है अपना SCN, यहाँ -1 कर दिया तो यहाँ पे आ जाएगा आपका +3, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्रोमियम का इधर भी +3 है और इधर भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +3 है, लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या था, कैटायन पे +1 और एनायन पे -1। अब पीछे वाले केस को अगर उठा के देखोगे, जो इसका आइसोमर हमने बनाया था क्रोमियम NH3 होल 6, क्रोमियम SCN होल 6, इसको हम बोल रहे हैं +3 -3 वाला कॉम्बिनेशन। यहाँ पे अगर क्रोमियम का निकालोगे तो आपका यहाँ पे क्रोमियम का +3 आएगा, और जहां -3 मान रहे हो वहां पे भी निकालोगे तो +3 आएगा। इससे हमको समझ आ रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा है, +3 है,
लेकिन हमने क्या किया, लिगेंड को यहाँ पे चेंज किया या सेंट्रल मेटल को चेंज किया। इसमें हमने बेसिकली सेंट्रल मेटल को भी एक्सचेंज किया है और लिगेंड को भी एक्सचेंज किया है, क्योंकि 6 अमोनिया यहाँ पे थे, फिर हमने 4 अमोनिया कर दिया और 2 अमोनिया को दूसरे वाले में भेज दिया। क्लियर है बात? मैम जैसे +3 -1 वाला भी एक और इसका कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएंगे, क्या रखेंगे? हम लोग ऐसे लेकिन अगर जैसे लेगेंड से पानी होती है और पहले मतलब लेगेंड के बना के देखिएगा, पॉसिबल होता तो देता, है ना। एक बार बना के कॉम्बो बना के देखिएगा। बस जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल नहीं होना चाहिए, मतलब ओवरऑल तो न्यूट्रल दिखेगा आपको, लेकिन कैटायनिक एनायनिक काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन की ये बेसिक डेफिनेशन है कि कॉम्प्लेक्स कैसा होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन वाला, कैटायनिक एनायनिक। अब ये नोट हो गया क्या बच्चों, बता दीजिए। नोट हो जाए तो बोल दीजिए। सब बच्चों का हो गया? कितने तरीके के कर चुके हम लोग? एक होता है इसी में कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, अभी हमने करा, और एक और इसका टाइप है, इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अच्छा, जब भी आपका, क्योंकि बोर्ड के उसमें भी है ये वाली स्लाइड हो गई, नो मैम कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में भी है, तो बोर्ड वाले में जितने आइसोमेरिज्म के टाइप्स दिए होंगे बोर्ड के लिए तो उतना ही आपको करना रहेगा, लेकिन अगर कुछ एडिशनल बताती हूँ तो वो आपके जेई के काम का है। क्योंकि मैंने देखा नहीं है एनसीईआरटी में कितना दिया हुआ स्ट्रक्चर, कितने टाइप्स दिए। हो गया मैम। अगला है कोऑर्डिनेशन, तो है लेकिन नाम है थोड़ा सा अलग, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, एग्जाम्पल लिखते हैं इसका, एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आएगी। सबसे पहली कंडीशन है कि भाई ये पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में होगा, पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस में प्रेजेंट होगा। पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस क्या थे, कौन बताएगा? दो या दो से ज्यादा सेंट्रल मेटल थे तो उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, पॉलीन्यूक्लियर बोल रहे थे, है ना। देखिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इसका एग्जांपल से बात समझते हैं। जैसे एक कॉम्प्लेक्स लेते हैं CO NH3 और इसके साथ ब्रिजिंग में 2 OH लगा दीजिए, फिर यहाँ पे कोबाल्ट ले लीजिए, NH3 Cl2, ब्रैकेट क्लोज है और बाहर है SO2। इसके बाद अब इसमें दूसरा जो इसका जो आइसोमर बन रहा है
वो है उसमें NH3 होल थ्राइस ले लिया है हमने, कोबाल्ट तो है ही है, यहाँ पे एक Cl आ जाएगा, OH वैसे का वैसा, कोबाल्ट वैसे का वैसा, NH3 यहाँ पे होल 4 था, अभी यहाँ पे हमने NH3 होल थ्राइस कर दिया है, तो एक अमोनिया विल बी शिफ्टेड टू, यहाँ पे इस साइड पे शिफ्ट कर दिया हमने, जो रेड कलर से लिखा है देखिए, पहले इस जगह पे ऊपर वाले में NH3 आपका दिखाई दे रहा था होल ट्वाइस, यहाँ पे NH3 के 3 हो गए, यहाँ NH3 के 4 थे, यहाँ पे NH3 के 3 लिगेंड हो गए, Cl यहाँ पे एक ही था लेफ्ट हैंड साइड, Cl लेफ्ट हैंड साइड में पहले था नहीं, अब एक आ गया, और राइट हैंड साइड में 2 Cl थे, जो आपके क्या बन गया, एक Cl बन गया, देख पा रहे हैं? यस मैम। तो मतलब क्या है, एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होगा, उस पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में एक ही कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड की पोजीशन क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले ये पहले वाले कोबाल्ट एटम पे 4 के 4 अमोनिया लिगेंड लगे हुए थे, अब की बार पहले वाले कोबाल्ट पे 3 अमोनिया लिगेंड हो गए और एक Cl आ गया, और प्रीवियस कॉम्प्लेक्स में आपके 2 Cl थे, सेकंड वाले कोबाल्ट पे 2 अमोनिया थे, अब की बार सेकंड वाले कोबाल्ट पे 3 अमोनिया आ गए और Cl एक आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर ही लिगेंड की पोजीशन चेंज हो रही है, तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर ये वाला टाइप देखना है तो सबसे पहले आपको ये बेसिक कंडीशन याद रखनी है कि कॉम्प्लेक्स शुड बी पॉलीन्यूक्लियर। जैसे पिछला वाला कोऑर्डिनेशन की बात करी थी हमने, तो हमने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स शुड बी कैटायनिक एनायनिक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे हमने बोला पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, केवल आपके लिगेंड की पोजीशन होगी चेंज, बाकी सब कुछ रहने वाला है सेम। उसके पहले हमने बताया था लिंकेज, लिंकेज में आपको बेसिक कंडीशन क्या बताई थी कि एम्बिडेंटेट लिगेंड होना जरूरी है, अगर एम्बिडेंटेट लिगेंड नहीं है तो लिंकेज आइसोमेरिज्म आप नहीं कहेंगे। क्लियर है पॉइंट? हम इस वाले में ऑक्सीडेशन नंबर तो अलग होते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर अगर देखोगे ना तो ओवरऑल करके निकालोगे। तो अगर ओवरऑल करके निकालोगे तो सेम ही आएगी, एक कोबाल्ट की निकालोगे तो कितनी आएगी, यहाँ पे 2 कोबाल्ट हैं, 2 OH माइनस है, कितनी आएगी, मेधांश निकालिए पहले कॉम्प्लेक्स में कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, -2 -4 एंड ऊपर आ गया +2, तो कितना आएगा, दोनों ने साथ में बोला, एक एक बोलो, मेधांश बोलिए। 2 आ रही है, और कौन बोल रहा था, हर्ष बोलिए, किसी और ने भी बोला, कितनी आ रही है, 3 यस मैम, मेरा भी यही हाल है। 3 आ रहा है, कैसे, मैम 2 क्लोरीन के -2, 2 OH -2 और ऊपर +2 -4 उधर गया तो +6 हो गया, और 2 कोबाल्ट तो 1 का बस ये हो गया। यस सही है, तो यहाँ पे कोबाल्ट की कितनी आ जाएगी ऑक्सीडेशन नंबर, दूसरे वाले कॉम्प्लेक्स में भी यही आएगी सेम, ओवरऑल में निकालेंगे तो यस मैम।
अब देखो जैसे पहला वाला कॉम्प्लेक्स है ना, अगर इसका हम लोग नाम लिखें तो नाम आएगा टेट्राएमीन कोबाल्ट। पहले वाले का नाम आएगा टेट्राएमीन कोबाल्ट 3। फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग दो आपके कौन से ग्रुप हैं, हाइड्रोक्सो है ना, डाई, यहाँ पे लिखेंगे डाई म्यू हाइड्रोक्सो। और फिर उसके बाद कितने एमीन हो गए, डाई एमीन कोबाल्ट, और कोबाल्ट के पहले डाइक्लोराइडो भी लिखना पड़ेगा। कोबाल्ट के पहले डाइक्लोराइडो, कोबाल्ट 3, और फिर लास्ट में लिखेंगे सल्फेट। क्लियर है बात? अब दूसरे वाले का नाम क्या होगा, इसके आइसोमर का नाम बोलिए, कौन बोलेगा? मैं लिख रही हूं, आप बोलें। अथर बोलिए नाम। अलग अलग करके लिख रहे हैं, एक बार इसका लिखा, फिर ये लिगेंड का लिखा, फिर इसका लिख दिया। अब यहाँ पे भी ऐसे ही लिखना है, बोलिए। प्रथमेश बोलिए, हाईपैक नेम। विहान, ट्राईएमीन एमाइन, हाँ, फिर क्लोराइडो, क्लोराइडो, हाँ, कोबाल्ट 3, डाई, देन म्यू, देन हाइड्रोक्सो, देन ट्राईएमाइन, क्लोराइडो, ठीक है। दूसरे वाले का क्या, कोबाल्ट छूट गया, कोबाल्ट भी लिख लेते हैं भाई। और इसको वैसे भी लिख सकते थे, इसका नाम जैसे सिखाया था एक साथ, क्योंकि दोनों पार्ट सेम है ना, एक साथ भी तो लिख रहे थे हम लोग, एक ही तरफ का नाम लिख लें, ये पार्ट और ये पार्ट सेम हो गया ना, तो एक तरफ का ही डाई करके नाम लिखना सिखाया था ना आपको। वैसे भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं। अगर अलग अलग हैं तो अलग अलग लिखना ही पड़ेगा। जैसे पहले वाले कंपाउंड में कोबाल्ट के साथ 4 अमोनिया थे, यहाँ कोबाल्ट के साथ 2 अमोनिया 2 Cl, तो अलग ही हो गए। लेकिन यहाँ पे 3 अमोनिया Cl दोनों पार्ट अगर दोनों तरफ के आइडेंटिकल हैं तो हम लोग एक साथ भी डाई करके लिख सकते हैं एक पार्ट का नाम। क्लियर है बात? कोऑर्डिनेशन पोजीशन का मतलब क्या था और क्या बात थी, समझ आई? इसका कुछ हमने वो नहीं लिखा ना कि क्या इसका वो है, इसमें लिख लीजिए इट इज अराइजेस ड्यू टू, it is arises due to, it is arises due to interchange of ligand,
interchange of ligand between coordination sphere of various central metal. Coordination sphere of various central metal. मतलब जो पॉलीन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स की बात की गई है उसमें जो अलग अलग सेंट्रल मेटल हैं उनके बीच में लिगेंड्स का इंटरचेंज होगा। तो हमने बोल दिया कोऑर्डिनेशन, पोजीशन, आइसोमेरिज्म। चले नेक्स्ट टाइप करें। ये डेफिनेशन नोट हो जाए तो बोल दीजिए, नेक्स्ट टाइप कर लिया जाए। यस मैम हो गया। चल नेक्स्ट टाइप करते हैं। नेक्स्ट कौन सा नंबर है? आइसोमेरिज्म का कौन सा नंबर है? 4, 5, 6 कितने कर चुके हम लोग? 7th है? मैम 6 वाला 6th है? इन्होंने कौन से साथ? मैम 50 है? एक मैम वो अपना कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म पर है, तो अगर गिने तो 6th है, तो ना गिने तो 5th होगा। अच्छा क्या? चल अगला कर लेते हैं इसी में। अभी इसके पहले लिंकेज पढ़ा था, अभी ये लिगेंड आइसोमेरिज्म क्या चीज है, किस चिड़िया का नाम है जानते हैं भाई? लिगेंड आइसोमेरिज्म। देखो ध्यान से, जैसे एक लिगेंड है CH2 CH और इधर आ गया NH2, यहाँ पे आ गया NH2 और इधर आ गया CH3, ठीक। और एक लिगेंड है CH2 CH2 CH2, यहाँ पे आ गया NH2, यहाँ पे आ गया NH2। दोनों का जरा आयुपैक नेम बता दीजिए जल्दी से। पहले वाले का नाम है 1,2-डाइअमीन प्रोपेन और दूसरा लगाएंगे 1,3-डाइअमीन प्रोपेन, और दूसरे वाले का नाम होगा 1,3-डाइअमीन प्रोपेन। डबल एम ना करिएगा अमीन में, सिंगल एम। ठीक है, अगर ध्यान से देखो तो दोनों ही को आप शॉर्ट में बोल सकते हो डायमीन प्रोपेन। बोलो बच्चों, एक में एमीन की पोजीशन 1, 2 है और एक में आपकी 1, 3 पोजीशन। जहां पे 1, 2 पोजीशन है उसको शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं PN। इस लिगेंड को क्या लिखते हैं? PN। और जहां पे 1, 3 पोजीशन है उसको शॉर्ट में हम लिखते हैं TN। इस लिगेंड को लिखते हैं PN और इसको लिखते हैं TN। क्लियर है बात? अब अगर ध्यान से आप देखो तो ये वाला जो आपका लिगेंड है, दोनों के अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे जाएं हम लोग तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा? कार्बन 1, 2, 3 C3, हाइड्रोजन देखिए 2 + 2 4, 4 + 1 हो गया 5, 5 + 2 7, 7 + 3 10 और नाइट्रोजन हो गए 2। सही कैलकुलेट किया है मैंने, चेक कर लीजिए। हर्ष सही कैलकुलेट किया है?
Yes, ma'am. यहाँ पे भी अगर देखोगे तो कार्बन हो गए 3, हाइड्रोजन जोड़ लो 2 4 6 और 8 और 2 10 और नाइट्रोजन हो गए 2, यानी कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। लेकिन अगर हम देखें तो लिगेंड ओरिजिनली तो अलग हो गया, क्योंकि यहाँ पे 1 और 2 पोजीशन पे एमिनो लगा हुआ है और यहाँ पे 1 और 3 पोजीशन पे एमिनो लगा हुआ है। और आपको ये भी मालूम है कि जो डोनेटिंग एटम होगा वो यहाँ पे नाइट्रोजन ही होगा, इसी के पास होंगे लोन पेयर, है ना। तो एक बार ये इस तरीके से जुड़े अगर किसी लिगेंड किसी सेंट्रल मेटल से कि 1 2 पोजीशन से इलेक्ट्रॉन दे रहा हो और एक बार ये 1 3 पोजीशन से दे रहा हो, तो अगर ध्यान से देखो तो फिर फॉर्मूला तो सेम ही आएगा आइसोमर्स का दोनों, लेकिन बॉन्डिंग में थोड़ा सा क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, वो जुड़ने में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे एमीन 1 2 है और वहां पे एमीन जो था वो 1 3 था। तो ऐसे आइसोमर्स को फिर हम लोग बोलेंगे लिगेंड आइसोमर। एक स्ट्रक्चर में इन दोनों को यूज करके बना के दिखाती हूँ आपको, तो आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम ये एग्जांपल से बनाते हैं हम लोग। कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ हमने पीएन लिया है, पीएन होल ट्वाइस Cl2 और इस पे लिया है पॉजिटिव चार्ज, और दूसरा इसका आइसोमर बना रहे हैं CO, यहाँ पे ले लिया Tn होल ट्वाइस Cl2 और पॉजिटिव चार्ज वाला आयन। ठीक है, अब बॉन्डिंग देखिए कैसे कैसे होगी। अब हम लोग इसका बॉन्ड बना के देखते हैं थोड़ा सा कैसे कैसे हम लोग इसको बोलेंगे। बीच में बना दीजिए कोबाल्ट, ऊपर नीचे बना दीजिए Cl, यहाँ पे भी बीच में कोबाल्ट बनाएंगे, ऊपर नीचे बना देंगे Cl। अब हमको लगाना है 2 Cl हमने लगा दिया, अब एक तरफ Pn लगाना है और एक तरफ Tn लगाना है। Pn और Tn कैसे जोड़ेंगे देखिए। Pn का मतलब है कि दोनों के दोनों आपके हमें जोड़ने हैं 1 2 पोजीशन पे, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे NH2 और इधर भी होगा आपका NH2, यहाँ पे आ गया CH2 और इधर भी आ गया एक CH2। अब क्योंकि ये Pn है तो Pn में एक मिथाइल ग्रुप ऊपर की तरफ निकला है। इसी तरीके से सेम स्ट्रक्चर इधर भी बनेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, यहाँ पर NH2। अच्छा, ये अभी क्या करना है, दूसरे साइड में आपका अपोजिट करना है। अपोजिट चलने का मतलब है यहाँ पे भी NH2 है। अब देखिए इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में जब हमने बनाया तो CH2 और ऊपर CH3 था। अब की बार क्या करेंगे, यहाँ पे इधर CH2 इधर CH2 और नीचे की तरफ CH, और पूरा स्फेयर बनाने के बाद इस पे क्या लगाना है अपने को, पॉजिटिव। यहाँ पे स्फेयर बन नहीं पा रहा है थोड़ा सा, इधर पॉजिटिव चार्ज। स्ट्रक्चर देखिए एक बार, सबको पूरा बोर्ड दिख रहा है बच्चों, सारे बॉन्ड विजिबल हैं? यस मैम। तो पीएन को हमने कैसे जोड़ा, एक तरफ तो हमने जोड़ दिया आपका, इधर वाले को हटा देते थे, एक को तो हमने जोड़ दिया आपका
मिथाइल इधर ऊपर करते हुए और एक को मिथाइल इधर साइड में निकालते हुए हमने इसको जोड़ दिया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका कितने लिगेंड लगे हुए हैं, ध्यान से अगर देखो तो ये जो Cl होगा ये भी दे रहा होगा इलेक्ट्रॉन, ये भी दे रहा होगा। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 Cl अटैच हैं जो मोनोडेंटेट होते हैं और 2 आपके Pn लिगेंड अटैच हैं जो खुद में कैसे होते हैं, बाइडेंटेट। तो अगर कोऑर्डिनेशन नंबर बोलोगे कॉम्प्लेक्स की तो हो जाएगी, मोनोडेंटेट जो होता है उससे कोऑर्डिनेशन नंबर एक ही मिलती है, 2 Cl से 2 मिलेगी और एक बाइडेंटेट लिगेंड से दो कोऑर्डिनेशन नंबर मिलता है। तो अगर 2 अटैच हैं तो यहाँ से टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर बन जाएगी 6। उतने ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 दिखाई दे रहा है। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया आपका 6। क्लियर है बात? अब इसी का Tn बनाते हैं, 1,3 से जोड़ देते हैं। तो 1,3 से जब जोड़ोगे तो स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल सा बनेगा, लेफ्ट और राइट। यहाँ पे लेफ्ट और राइट, इधर मिथाइल ऊपर निकला था, इधर मिथाइल इधर की तरफ था। यहाँ पे क्या होगा जब आप बनाओगे, Tn जोड़ोगे यहाँ पे CO Tn होल टॉइस Cl2 और प्लस जब बनाओगे तो सीधे सीधे कोबाल्ट हो गया बीच में, 2 Cl हो गए ऊपर और नीचे की पोजीशन पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हुए NH2 NH2 NH2, यहाँ पे भी NH2, यहाँ पे CH2, बीच में CH2, इधर भी CH2, यहाँ पे भी ऐसे ही आएगा CH2 CH2 और यहाँ पे आके जुड़ेगा CH2 और ऊपर आपने चार्ज डालना है इसके पॉजिटिव। Pn और Tn और स्ट्रक्चर बनाना समझ गए? ऐसे को कौन सा आइसोमेरिज्म हमने बोला? नॉट लिंकेज, इट इज कॉल्ड लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड का फॉर्मूला सेम था, बॉन्डिंग वगैरह भी सेम थी, लेकिन लिगेंड में थोड़ा सा डिफरेंस आया। जो डोनर साइड थी पहले वाले में 1,2 हो गई और दूसरे वाले में 1,3 हो गई। क्लियर है बात? हाँ, शायद जो मैं पहले बोल रही थी ना, मतलब जो लिंकेज वाला, हाँ तो फिर यही था। अच्छा, जो आप बात कहना चाह रहे थे। Pn के आगे बाइडेंटेट, Pn बाइडेंटेट लिगेंड है, तो बाइडेंटेट लिगेंड कोऑर्डिनेशन नंबर में 2 का कंट्रीब्यूशन करता है। दोनों कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही आएगी, क्योंकि दो बाइडेंटेट लिगेंड दोनों पे लगे हुए हैं और 2 मोनोडेंटेट हैं। मैम ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पूरा नहीं लिखा है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। यस मैम। अब इसका लास्ट टाइप कर लेते हैं, स्ट्रक्चर वाले का। स्ट्रक्चरल का लास्ट टाइप आ जाते हैं, फिर स्टीरियो स्टार्ट करेंगे। सबका नोट हो गया? यस। देखो इसमें मतलब कहने का मतलब ये है कि जितने आइसोमेरिज्म आप पढ़ रहे हो, इसका एक एक एग्जांपल आपके एकदम 4 बार लिख के दिमाग में फिक्स होना चाहिए। तो उसके बाद आपका कोई भी आ जाएगा ना तो आप कंपेयर करके निकाल लोगे कि अच्छा ये कौन से आइसोमर बन रहे हैं।
एक एक एग्जाम्पल सबका दिमाग में फिक्स होना चाहिए, 4 बार लिखेंगे याद भी हो जाती है चीजें, कंडीशन। अब अगला है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। क्या बात है इसमें, समझते हैं थोड़ा सा ध्यान से। एग्जाम्पल लिखती हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा। देखिए, जैसे आपका इसमें एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, PtCl2 NH3 होल ट्वाइस, PtCl2 NH3 होल ट्वाइस। अगर इसमें देखो आप Pt NH3 और Cl, इनके नंबर देखो तो Pt1 है, NH3 2 है और Cl कितने हैं 2। ये बात क्लियर है। अब इसी के साथ अगर हम इस तरीके से फॉर्मूला लिख दें इसका, Pt NH3 होल 4 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देते हैं PtCl4, ठीक है। तो ओवरऑल में अगर यहां देखोगे तो Pt कितने हो गए, दोनों को मिला के देखना है, Pt कितने हो गए 2 हो जाएंगे, अमोनिया कितने हो गए 4 और Cl कितने हो जाएंगे 4। अगर इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये भी 1:2:2 ही आएगा। ये बात सबको समझ आती है? बोलो बच्चों। यस मैम। अब जैसे इसी में एक और एग्जांपल इसी के साथ लेते हैं, Pt NH3 का ले लीजिए थ्राइस और Cl ले लीजिए और इसको लिख दीजिए आप होल ट्वाइस और दूसरे ब्रैकेट में PtCl ऐसे ले लिया। अब अगर देखो तो Pt कितने हो जाएंगे, यहाँ से इस ब्रैकेट से 2 मिल रहे हैं, इससे 1 मिल रहा है, तो Pt हो गए 3। अमोनिया देखिए इस ब्रैकेट से यहाँ पे 3 दिखाई दे रहे हैं, फिर यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएंगे। क्लोरीन देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है तो कितने हो जाएंगे 6। अगर इसको भी सिंपल करोगे आप, सिंपल रेशियो बनाओगे तो यही सेम टू सेम आ जाएगा ना। क्या कहते हो बच्चों? ऐसे आइसोमर्स को हम कहेंगे पॉलीमराइजेशन आइसोमर। मतलब ऐसा लग रहा है कि ये एक यूनिट यहाँ पे इसकी डबलिंग हो गई है, यानी कि यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, डाइमर बन गया इसका। जैसे ये ऐसे कह सकते हैं कि ये मोनोमर था, इसका ये बन गया, डबल कर दिया ना, डाइमर बन गया, और ये तीसरे वाले को ट्राइमर कह सकते हैं। 3 टाइम्स हो रही है सब कुछ चीजें। तो ऐसे आइसोमर्स को जिसमें आपको ये दिखाई दे कि जो आपका लिगेंड मेटल, इनका जो रेशियो है वो सेम टू सेम आ रहा है, लेकिन जो एग्जैक्ट नंबर है फॉर्मूला में, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपसे ये कह सकते हैं कि कौन सा ऐसा आइसोमर है जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल नॉट सेम। यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है, कह सकते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला विल सेम, कह सकते हो ऐसा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो अलग ही हो गया ना, किसी में Pt1 है, किसी में Pt2 है, किसी में Pt3 हो गया, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम नहीं है, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब उनका रेशियो जो है वो बिल्कुल सेम आ रहा है। क्लियर है?
इसलिए बहुत सारी जगह इसको कंसीडर भी नहीं करते। बट अगर कभी आपको ऐसा दिखता है तो इसको हम लोग पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म में कंसीडर करेंगे। बोलिए बच्चा पार्टी। ओके है तो नोट कर लीजिए धनाधन। फिर अगले पे मूव करते हैं, ज्योमेट्रिकल करें। हो गया बच्चों? यस मैम। चल अब आ जाते हैं अपने 3D की बातें चालू करते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हेडिंग डाल लीजिए। 3D पे चलते हैं। स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन भी बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो तरीके के देखने को मिलेंगे। एक को बोलोगे ज्योमेट्रिकल, ऑर्गेनिक में भी बोलते हैं, सिस ट्रांस कह सकते हैं, और दूसरा हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल। पहला है ज्योमेट्रिकल सिस ट्रांस और दूसरा वाला है ऑप्टिकल। अच्छा इसमें शुरू करने से पहले ही बता दे रहे हैं आपको कि पहले क्या चीज आपको रट्टा लगानी है। सबसे पहली चीज हम लोग इसको देखने वाले हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपको देखने को मिलेगा दो तरीके का, मतलब देखने को आपको देखना है कैसे कॉम्प्लेक्सेस के साथ हम डील करने वाले हैं इसमें। एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले और एक है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। अच्छा अभी आपको क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्डिंग, ज्योमेट्री वगैरह नहीं सिखाई है तो अभी मोटी मोटी बात इतना समझा देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरीके के कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं। एक को बोलते हैं टेट्राहेड्रल टीडी और दूसरे को बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर। इतना थोड़े से आइडिया से अपना काम बन जाएगा। फिर अपन डिटेल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो तरीके के कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल देखना है, स्क्वायर प्लेनर देखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में केवल एक ही तरीके का कॉम्प्लेक्स होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको कह रही थी कि क्या चीजें हैं जो आपको हाईलाइट करके बिल्कुल याद करनी है फॉर जेई, या बोर्ड में भी कभी कभी पूछ सकते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कौन कौन से ऐसे कॉम्प्लेक्स होंगे जो जीआई नहीं शो करेंगे, जो जीआई नहीं शो करेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में कौन से होंगे जो जीआई नहीं शो करेंगे। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए भी ऐसे ही है कि 4 में कौन से ऐसे होंगे जो नहीं शो करेंगे और 6 में कौन से होंगे जो नहीं शो करेंगे। उनको अलग से ही लिस्ट करके पहले से रट्टा लगा लेंगे, जिससे कि कई बार जेई में तो ऐसे ही सवाल आ जाता है, आपको ऑप्शंस वगैरह दे देते हैं और उसमें दे देते कि भाई कौन सा शो करेगा कौन सा नहीं शो करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लास्ट स्लाइड। चल हो गया? यस मैम।
चलिए फर्स्ट पॉइंट इसमें डालिए कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3, कोऑर्डिनेशन नंबर 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 3 लिख लीजिए। नो जीआई, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेंगे। सेकंड है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और उसमें भी हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और हम बात कर रहे हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। नो जीआई। बात समझ आ गई? समझना कुछ था नहीं वैसे। अब देखो इसमें एक चीज ये जान लेते हैं कि भाई कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जीआई शो क्यों नहीं हो रहा है। रीजन देखते हैं थोड़ा सा, रीजन क्या है इसका। जैसे जीआई में हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म में जब हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि जैसे हम लोग आपका उसका करते थे ना, किसका, ब्यूटीन का करते थे ना ऑर्गेनिक में, ध्यान है आपको? यस मैम। ऐसे करते थे हम लोग, ध्यान से समझिएगा बात को। कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस है? पहला वाला ट्रांस है, दूसरा वाला सिस है। पहले वाला ट्रांस है, डायगोनल पे दोनों ग्रुप सेम आ गए तो ट्रांस, डायगोनल पे दोनों ग्रुप डिफरेंट आ गए तो क्या बन गया, सिस। ऐसे देखते थे हम लोग। इसमें कहने का मतलब ये है कि जीआई का मतलब ये है कि अगर आप ग्रुप की पोजीशन को चेंज करते हो तो नया कंपाउंड मिलेगा। यहाँ पे हमने CH3H ऐसे रखा था और यहाँ पे CH3 नीचे की तरफ था, H ऊपर इधर था। अभी हमने क्या किया कि दूसरा जब आइसोमर बनाया तो पोजीशन ही तो चेंज की इसकी। हमने क्या किया, इसकी पोजीशन को चेंज कर दिया, CH3 को इधर ले लिया, H को नीचे ले लिया। यही तो किया ये वाला आइसोमर बनाने। तो हमने ये देखा कि अभी पहले CH3 के सामने CH3 आ रहा था, अभी क्या बन गया, CH3 के सामने की तरफ H बन गया और इधर अभी H के सामने H आ रहा था, यहाँ पे H के सामने क्या आ गया, CH3। यानी कि जो ग्रुप्स की रिलेटिव पोजीशन है अगर उसको इंटरचेंज किया जाए तो हमें नया कंपाउंड मिलता है, मतलब उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज आती है। CH3 से डायगोनल पे CH3 था, अभी CH3 से डायगोनल पे कौन आ गया, H आ गया। ठीक, लेकिन जब भी आप बात करोगे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री की तो ग्रुप्स कुछ इस तरीके से होते हैं। अगर मान लो सेंट्रल मेटल ये है, लिगेंड ये है, मान लो ये L1 है, ये L2 है कोई लिगेंड, ये L3 है, ये L4 है। तो आपको पता है कि सबके बीच में जो एंगल 109 डिग्री 5 मिनट का होता है, सबको ही पता है। सारे एंगल कितने होते हैं, ये सेम एंगल है सारे के सारे। तो अगर किसी की भी रिलेटिव पोजीशन को चेंज करोगे आप तो दूसरा आइसोमर नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि सबके एंगल बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखो एंगल में डिफरेंस आता है। एंगल में कैसे डिफरेंस आता है, ध्यान से देखना बात को। अगर यहाँ पे देखो तो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है रिंग, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे सेम ग्रुप के बीच में अगर एंगल ऐसे देखो तो 180 का आ रहा है। देख पा रहे हो बच्चों? अप्रॉक्स ऐसे एक दूसरे के डायगोनल पे। यहाँ पे वो एंगल नहीं मिलेगा।
एंगल डिफरेंट हो गया, सेम ग्रुप के बीच का एंगल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, एंगल विल बी डिफरेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्रुप को एक्सचेंज भी करोगे, किसी की भी पोजीशन किसी से भी बदल के देखोगे तो आपको किसी के सामने दूसरे वाले जब ग्रुप का कॉम्बो बनाओगे तो आप देखोगे हमेशा सेम ही चीज मिल रही है, कोई डिफरेंस नहीं आएगा एंगल्स में। क्यों, क्योंकि सबके एंगल जो हैं वो क्या है 109 डिग्री पे ही हैं सारे के सारे। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करेंगे ही नहीं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दिमाग में बैठा के रखना है, अगर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो कभी भी बात हमें नहीं करनी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की। ये पॉइंट नोट हो गया, एक जगह ज्योमेट्री बना लीजिए, लिख लीजिए कि रिलेटिव पोजीशन हमेशा क्या रहती है, रिलेटिव पोजीशन इज ऑलवेज सेम आफ्टर इंटरचेंज, हमेशा ही सेम आएगी, तो कुछ नया बनेगा ही नहीं, तो आइसोमर बोलोगे ही नहीं। नोट करिए ये पॉइंट। मतलब 109 डिग्री है। हाँ 109 डिग्री 28 मिनट करके कहते हैं ना, 5 मैंने क्यों लिख दिया, 5 हटा दो, 109 डिग्री 28 मिनट बोलता है, ये 5 हटा दो। हम ऐसे अप्रोक्स मतलब 0.5 लिख देते हैं, मिनट में लिखेंगे 28। हाँ कई बार 0.5 भी लिख देते हैं 109। हमें तो मोटी मोटी बात यही समझनी है कि एंगल जो है हमेशा सेम रह रहा है, तो इसलिए पोजीशन अगर एक्सचेंज भी करोगे तो सेम ही चीज मिलेगी। अब आ जाते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में। नोट हो गया, अब आ गए हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 4। अच्छा 4 का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब देखो क्या होता है, मीनिंग तो इसका ये होता है, ध्यान से समझो, मीनिंग ये है कि अगर मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हैं तो कितने लगेंगे, 4। 4 का मतलब 4 लग जाएंगे अराउंड। अगर बाइडेंटेट कहीं से लगे हैं सपोज, तो बाइडेंटेट अभी बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर में कितने का कंट्रीब्यूट करते हैं, 2 का करते हैं ना, तो अगर बाइडेंटेट लगे हुए हैं और आप कॉम्प्लेक्स बोल रहे हो 4 का है, तो बाइडेंटेट कितने लगेंगे, 2 लिगेंड लगाने। ठीक, अभी पहले जो हम केस बात करेंगे, पहला केस वो मोनोडेंटेट लिगेंड का करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और कॉम्प्लेक्स होगा स्क्वायर प्लेनर की बात। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 स्क्वायर प्लेनर की बात हो रही है। कॉम्प्लेक्स देखते हैं, इसमें MA4 का मतलब है सेंट्रल मेटल के साथ मोनोडेंटेट 4 लिगेंड अटैच हैं। MA4 MA3B MAB3
MA4, MA3B, MAB3, ये जो तीन टाइप हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 विद स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, नो GI। क्या रीजन है? सेंट्रल मेटल ये है, स्क्वायर प्लेनर का मतलब एक स्क्वायर बनेगा, उसपे 4 के 4 लिगेंड लगे हुए हैं, ए। चारों लिगेंड अगर सेम है, तो चारों लिगेंड अगर सेम है, तो आप क्या सोचते हो, किसी को इंटरचेंज करें किसी से भी कुछ नई चीज बनेगी क्या? इसको इससे चेंज कर दो, या इसको इससे चेंज कर दो, या इसको इससे कर दो, या इसको इससे कर दो, कुछ भी चेंज करोगे कुछ नया बनेगा, नया कंपाउंड। सिस ट्रांस कुछ बन सकता है, जब अलग अलग होंगे तो ही बनने के चांसेस है ना। तो यहाँ पे इसीलिए GI नहीं होता। जैसे MAB, A3B ले लो, A, यहाँ पे A, ठीक। देखो कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है, बॉन्डिंग देखी जाती है GI में। GI देखने का क्या तरीका है, ध्यान से देखो। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे हमने देखा M के साथ डायगोनल पे A, इधर डायगोनल पे A, फिर इधर वाला पेयर देखा A, यहाँ पे भी A था, यहाँ पे भी A था, यहाँ पे भी A के सामने A ही था। जब सामने वाला ग्रुप चेंज होगा, फिर उसके बाद आएगी नई आइसोमेरिज्म, नया आइसोमर। यहाँ पे देखो A के सामने B, यहाँ पे A के सामने A। अब अगर इंटरचेंज करते हो, यहां से इसको ये चेंज कर दो, ठीक, B को यहाँ ले आओ, A को यहाँ ले आओ, तो क्या सोचते हो नया आइसोमर बनेगा? नहीं। अगर इंटरचेंज करते हो तो ये देखो चीज क्या बनेगी, ये M ऐसे का ऐसे, यहाँ A है, यहाँ पे A है, यहाँ पे हमने बोला B को ले आए और इधर हमने A को ले आए। अब देखो पेयर कैसे बन रहा है, यहाँ पे बन रहा था AB का पेयर, यहाँ पे बन रहा था A का पेयर, A के सामने A के सामने B। यहाँ पे देख लो A के सामने A के सामने B, क्योंकि ये सारी पोजीशन सेम है, चाहे ऐसे आए कोई ग्रुप या ऐसे आए, एक ही बात है। एक स्क्वायर है इस तरीके से, उसके ऊपर 4 अटैच है ग्रुप, तो ये चारों को इस डायगोनल पे लो या इस डायगोनल पे लो, अगर कॉम्बिनेशन डिफरेंट बनेगा तब बनेगी GI। तो यहाँ पे देखो A के सामने A, यहाँ A के सामने B, ये वाले में A के सामने A के सामने B आ रहा है, तो सेम ही चीज बन रही है, इसलिए इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं बोलेंगे जो हमने बनाया है। ये कोई GI नहीं बना। बात समझ आई GI कैसे देखना है? अब AB3 में भी वही बात है, एक लिगेंड A नाम का आपने ले लिया मोनोडेंटेट, और एक B नाम का ले लिया, B नाम के 3 ले लिए, जैसे A 3 लिए थे वैसे B 3 हो गए, तो कोई भी GI यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे नोट कर लीजिए, तो फिर आगे बात करें, देखें कहाँ पे मिलेगा। हो जाए तो बोल दीजिएगा। हो गया मैम। बात कुछ समझ आ रही है बच्चों की, नहीं आ रही है कुछ? आज क्लास में अपनी ऑनलाइन है, अब कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं MA2B2, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, MA2B2 टाइप। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ। जैसे
Pt के साथ NH3 दो ले लो और यहाँ पे ले लो Cl2, ठीक है, बनाया जाए। GI बनाते हैं इसका, देखिए Pt सेंटर में कर दीजिए, स्क्वायर प्लेनर पोजीशन पे 4 लिगेंड लगाने हैं। एक बार ऐसा करिए, अमोनिया के सामने अमोनिया ले लीजिए, Cl इधर इधर हो गए, एक ऐसा बना सकते हो और एक इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना सकते हो। अमोनिया के सामने की तरफ अमोनिया ले लो और ये तो पहला ही बना दिया था, अमोनिया के सामने Cl ले लीजिए, देखो ध्यान से, डायगोनल पे कॉम्बिनेशन देखना है। यहाँ पे देखो Pt सेंट्रल मेटल है, एक कॉम्बो ये बन रहा है, अमोनिया के सामने अमोनिया, यहाँ पे Cl के सामने Cl। ये कोई बॉन्डिंग नहीं है, दिखाने के लिए मैं गोलू बना रही हूँ। यहाँ पे देखो अमोनिया के सामने डायगोनल पे Cl, यहाँ पे अमोनिया के सामने डायगोनल पे क्या है, Cl। देख पा रहे हैं? तो कॉम्बिनेशन अलग अलग बन गया। एक तरफ बना अमोनिया के सामने अमोनिया, Cl के सामने Cl। दूसरे जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर है उसमें अमोनिया के सामने Cl आया और अमोनिया के सामने Cl आया। तो ओवरऑल में दोनों कॉम्बिनेशन तो अलग अलग बन गए, यानी कि ओरिजिनल कंपाउंड क्या हो गया, अलग अलग हो गया। क्या कहते हैं, बोलिए बच्चों। Yes. ठीक, अब किसको बोले सिस और किसको बोले ट्रांस। जब आप देखो कि जो सेम लिगेंड है वो एडजेसेंट आ जाता है, कहां पे आ जाए, एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब है एंगल के टर्म्स में देखना शुरू करते हैं, 90 डिग्री पे आ जाए। स्क्वायर प्लेनर में यही सिचुएशन होगी ना, अगर ये स्क्वायर है तो ये 90 होंगे सारे। ये बात समझ आती है सबको? तो अगर सेम ग्रुप के बीच में एंगल कितने का दिखाई दे रहा है, 90 का दिखता है, तो उसको बोलते हैं सिस। और अगर सेम ग्रुप के बीच में एंगल दिखता है 180 का, यानी कि सेम ग्रुप एडजेसेंट ना दिखाई देके एक पोजीशन छोड़ के दिख रहे हैं, सेम लिगेंड आर नॉट एडजेसेंट, अगल बगल में नहीं है, तो एंगल बन जाएगा 180 का स्क्वायर प्लेनर में, देन इट इज कॉल्ड। नोट कर लीजिए। एक और कराएंगे एग्जाम्पल, फिर उसके बाद आज की क्लास करेंगे। पूरा दिखाई दे रहा है, विजिबल है? Ma2B2 नोट हो जाए तो बोलिएगा। हो गया मैम। हो गया?
चलिए, पहला टाइप स्क्वायर प्लेनर का जिसने ज्योमेट्रिकल शो करी वो थी MA2P2। सेकेंड टाइप MA2BC। 3 लिगेंड ले लिए, ABC। कितने लिगेंड लिए? 3 लिगेंड्स लिए इसमें, तीनों के तीनों हैं मोनोडेंटेट ABC। 3 लिगेंड है, तीनों से कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। देखिए एग्जांपल ले लेते हैं, PD, इसके साथ लेते हैं Cl2, Br और आयोडीन भी ले लेते, PD, Cl2, Br और I। इसमें सिस और ट्रांस बनाते हैं। देखिए ध्यान से, बीच में पीडी को रख दीजिए, स्क्वायर प्लेनर बनाना है तो ज्योमेट्री ये बनते। ये सेम है ना, Cl सेम है, ये सेम वाला लिगेंड है, मतलब दो हैं रिपीट हो रहे हैं, तो एक बार इनको 180 पे रखो, एक बार इनको एडजेसेंट रखो। तो यहाँ पे एक बार Cl यहाँ रख दिया, एक बार Cl यहाँ रख दिया, 90 पे रख दिया, एडजेसेंट रख दिया। तो कौन सा आइसोमर बना था ये? Br और I को यहाँ पे रख लिया। कौन सा आइसोमर बना था जब सेम को 90 पे रखा था? सेम को अगल बगल रख दिया तो सिस, और सेम को 180 पे रख दिया तो ट्रांस। क्लियर है बात? बात समझ आ गई? A2BC। Yes, ma'am. अब ये लास्ट है, थोड़ा सा कॉम्बो बनाइए, शो करेगा, रफ कॉपी में जरा सा बना दीजिए। ABCD 4 मोनोडेंटेट लिगेंड है, ABC 4 मोनोडेंटेट लिगेंड है, इनसे बनाना है आपको सिस ट्रांस का कॉम्बो। कितने बन सकते हैं? हम 2 बन जाएंगे। ABCD 4 मोनोडेंटेट लिगेंड, चारों के चारों अलग अलग, कितने पॉसिबल हैं? GI कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हैं? अच्छा देखो, इसको एक तरीका ये भी होता है, जैसे अपन ड्रॉ कर रहे हैं ना, ड्रॉ करने से और भी अच्छा तरीका होता है, ड्रॉ करें तब तो और भी अच्छी बात है। अगर ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब वैसे दिमाग नहीं चल रहा है, तो कॉम्बो बनाते हैं। कॉम्बो देखो कैसे बनाएंगे, एक बार A के सामने B कर दिया, एक बार C के सामने D कर दिया, है ना? देखो ध्यान से, अभी A के सामने C को कर दो, सामने का मतलब है डायगोनल पे, A के सामने C को कर दो, अब बचता है B और D, तो B और D को डायगोनल पे कर दो। अब एक कॉम्बो और पॉसिबल है, A के सामने D को कर दें और B और C डायगोनल पे। क्या कहते हो बच्चों? यस मैम। 3 स्ट्रक्चर बनाए, A के सामने B, C के सामने D, एक स्ट्रक्चर बन गया। दूसरा स्ट्रक्चर A के सामने D, A के सामने C बनाया था
और B के सामने D, देखते जाना तीनों अलग अलग बनेगा, डायगोनल पे अलग होना चाहिए। यहाँ पे देखो A के सामने D और B के सामने C, कोई भी सेम बना है क्या? देख, जब सारे के सारे लिगेंड अलग हो तो सिस ट्रांस तो नहीं बोल पाएंगे इनको, लेकिन बोलेंगे जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलेंगे, और कितने बन जाएंगे? 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। आप लोग क्या पढ़ते हो, वो क्या बोलते हैं उसको, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो सामने का क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, ऐसे कॉम्बिनेशन जरूरी नहीं बार बार स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऐसे कॉम्बो बना के जीआई को भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में और करेंगे और एग्जांपल्स करेंगे। आज की क्लास यहीं पे करेंगे क्लोज। नोट हो जाए तो बोल दीजिएगा। हो गया है तो जा सकते हैं आप। बाय।